वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूकेपीएससी ने पूछे हैं उनको। तो शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये लोअर पीसीएस जो हुआ था उसका प्री तो था, उसमें ये पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 वाज रिटन बाय। तो ये जो बुक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये सर एम विश्वेश्वरैया जी ने 1934 में लिखी थी। एंड इस बुक में सिस्टमेटिक इकोनॉमिक प्लानिंग, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू डबल इंडियाज इनकम, इन सब बातों को के बारे में कहा गया था, इन सब बातों को एडवोकेट किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम विश्वेश्वरैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कुछ यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर हैं पीसी भट्टाचार्य, सी रंगराजन, विमल जालान, एनसी सेनगुप्ता। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास्ट टू प्रेजेंट हमें लगाना है। तो अगर हम, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वैसे, अगर हम आरबीआई के गवर्नर्स देखें तो जो यहाँ पे लेटेस्ट हैं ऑप्शंस में सी रंगराजन और विमल जालान। तो विमल जालान सबसे लेटेस्ट है जो कि थर्ड है। तो लास्ट तुम्हारा पास्ट टू प्रेजेंट में थर्ड आना चाहिए। तो फर्स्ट, फोर, सेकंड और थर्ड ये सही ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो है पीसी भट्टाचार्य ये यहाँ पे है, फिर एनसी सेनगुप्ता है, फिर है सी रंगराजन और फिर विमल जालान। अभी जो है संजय मल्होत्रा है, इससे पहले शशिकांत दास। तो वैसे काफी दूर दूर थे जो पूछे गए थे बट ये दोनों पास थे, तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना था। आगे आते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मैच करने के लिए कहा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6, 13, 10 और 10 एंड 16 हमारे पास है, इनको मैच करना है। तो जो 6 है हमारे पास ये है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो जो फर्स्ट है उसका हमारे पास ए है, लेकिन फर्स्ट का ए जो है ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है। और तो हम सेकंड देखते हैं एसडीजी 13। एसडीजी 13 हमारे पास है क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन हमारे पास हो जाएगा सेकंड का डी। तो सेकंड का डी, फर्स्ट का ए केवल इस ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर बी। थर्ड का हो जाएगा सी। एसटीजी 10 जो है वो रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज है और एसटीजी 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। तो वैसे थोड़ा रैंडमली डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5 जनरली याद रहते हैं बट उसके बाद के थोड़ा इतने अच्छे से याद नहीं रहते हैं और यहाँ पे इनको हमें मैच करना है। तो बात अगर हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमारे पास है, तो फर्स्ट है जीरो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फिर चौथा क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी है फिफ्थ और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया हमारे पास सिक्स्थ। ऐसे ही अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी एट्थ है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्लीन एनर्जी सेवंथ है, ये एट्थ है। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज है 10th, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज और बाकी सभी हमारे पास लिखे हुए हैं। तो ये 17 एसडीजी गोल्स हैं। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने दिए थे कि हमें किस किस तरीके से अपनी लाइफ को क्लाइमेट के अराउंड देखना है। आगे आते हैं। तो एज पर द यूनियन बजट ऑफ 25-26, लास्ट ईयर का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 25-26। तो 25-26 के लिए एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट कितना था? एक्चुअली ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बट इकोनॉमी से है तो मैंने यहाँ डाला इसे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। 4.4% ऑफ जीडीपी लास्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट था बट अभी आने वाले पेपर के लिए हमारे पास 26-27 में कितना एस्टिमेट है वो देखना है। तो 4.3% ऑफ जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल के लिए एस्टिमेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एसएस तारापुर Committee 1997, India has achieved full current account convertibility or capital account convertibility.
तो एसएस तारापुर कमेटी 1997 में बनी थी। तो इसके रिकमेंडेशन से हमें कौन सा क्या मिला है यहाँ पे, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? तो इसका आंसर है डी, नाइदर वन और नाइदर टू। तो इसे देखते हैं। तो तारापुर कमेटी जो है 1997 में बनी थी। आरबीआई ने इसे बनाया था। और क्यों बनाया था? टू एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया। तो इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के फीजिबिलिटी को देखने के लिए कमेटी बनी थी। तो पहले तो करंट अकाउंट यहाँ से हट गया, क्योंकि कमेटी बनी ही कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए थी। तो इसने रिकमेंडेशंस दी थी, 3 फेज रोड मैप दिया था एक, कि हम 99-2000 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वहां तक जाते जाते किस तरीके से कैपिटल, यहाँ पे सीएसी का मतलब है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इसको कैसे अचीव करेंगे। तो कुछ प्री कंडीशंस थी यहाँ पे कि फिजिकल कंसोलिडेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल, लो लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लो करंट अकाउंट डेफिसिट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। लेकिन ये उस टाइम पे लागू नहीं हो पाया था। अभी भी इंडिया में जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो पूरा का पूरा नहीं है, फुल तो बिल्कुल नहीं है। फुल हमारे पास केवल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। अब ये होता क्या है ये भी देख लेते हैं एक बारी। तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है फ्रीडम टू कन्वर्ट करेंसी फॉर बाइंग सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो कन्वर्टिबिलिटी नाम में ही है, कन्वर्ट कर पाना। तो हमारी अपनी करेंसी किसी दूसरी करेंसी में कितना कन्वर्ट हो पा रही है। तो करंट अकाउंट का मतलब है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, बाय सेल ट्रेड जो भी होता है व्यापार, तो उसके लिए जो हम करेंसी को कन्वर्ट करते हैं वो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। और फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबल है, जो रुपी है उसे फुली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जो हम करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग एसेट एंड लायबिलिटीज। यहाँ मतलब कैपिटल की बात हो रही है, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एसेट और लायबिलिटीज की बात। तो अगर हम करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में ट्रांजैक्शन के टाइप्स देखें तो जैसे यहाँ पे ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इंटरनेट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेमिटांसेस जो आते हैं ये करंट अकाउंट में आते हैं। कैपिटल में देखिए हम जैसे एफडीआई है, एफपीआई है, जो लोन्स हैं ये कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो ये फुल यहाँ पे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। कोई कोई सेक्टर है, जैसे हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एफडीआई को 100% अलाउ कर दिया है, बट अभी भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे नहीं होता है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आते हैं, जबकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एसेट है, कोई लायबिलिटी है, वो लॉन्ग टर्म में आता है। और इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट अगर हम देखें तो ये अफेक्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इमीडिएट जो इनकम फ्लो है उसको इफेक्ट करता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो इफेक्ट करेगा वो स्टॉक्स को इफेक्ट करता है। तो रिस्क अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लोअर रिस्क होते हैं। डेली ट्रेड के लिए जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर किसी को सर्विसेज गुड्स बेचने हैं और रुपया फुली कन्वर्टिबल ही नहीं है तो कैसे हो पाएगा। ऐसे जो करंट कैपिटल अकाउंट है वहां पे हायर रिस्क होता है एंड कैन कॉज वॉलेटिलिटी ड्यू टू रैपिड कैपिटल मूवमेंट्स, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है उसमें मूवमेंट बहुत रैपिड होती है तो वॉलेटिलिटी हो जाती है। और स्टेटस अगर हम देखें तो रुपीज जो है करंट अकाउंट कन्वर्टिबल है पूरा फुली 1994 से, जबकि कैपिटल अकाउंट में पार्शियली कन्वर्टिबल है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो अगर हम देखें तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात होती है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो कैपिटल अकाउंट की बात होती है। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अभी भी इंडिया में पूरा नहीं है, पार्शियली होता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश, नाबार्ड। तो नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और लास्ट ईयर 12 जुलाई को ये पीआईबी की न्यूज में भी था कि इसकी जो 44th एनिवर्सरी थी वो मनाई गई थी। और इसका जो विजन था वो था डेवलपमेंट बैंक फॉर नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट इसका फोकस है, इसके नाम में ही रूरल डेवलपमेंट है।
आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी प्रपोज्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये भी कई बार पूछे जाने वाला टॉपिक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेंस में भी कई बार पूछा जाता है। तो इसके लिए आंसर है उर्जित पटेल कमेटी। तो उर्जित पटेल कमेटी जो थी 2013 में बनी थी। तो एक्सपर्ट कमेटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक्चुअली में नाम ये था इसका। उर्जित पटेल चेयरमैन थे कमेटी के, तो कमेटी का नाम उर्जित पटेल कमेटी हो गया। तो इसका जो इन्फ्लेशन टारगेट था, इन्होंने प्रपोज किया कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग होना चाहिए। तो 4 ± 2%। तो 4 और जो इसमें मतलब +2 या -2, ये इन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट दिया था। फिर इसकी जो रिकमेंडेशंस आई, तो जो आरबीआई का एक्ट है 1934 का, उसको अमेंड किया गया 2016 में। फिर इसकी जो रिकमेंडेशन थी उनके अकॉर्डिंग, जो अमेंडेड एक्ट था उसके अकॉर्डिंग एमपीसी बना था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये भी एक पूरा अलग से टॉपिक है, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के, 3 आरबीआई से। तो एमपीसी जो है ये इन्फ्लेशन टारगेट को देखता है हमारी कंट्री में, और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये भी यही देखता है। तो इसका आंसर उर्जित पटेल कमेटी था। आगे आते हैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ यूनियन बजट 2026। तो बजट से सेकंड क्वेश्चन है ये। लास्ट ईयर का जो बजट था 25-26, उसकी थीम थी सबका विकास। अभी जो हमारे पास 2026-27 का जो बजट है, उसकी थीम जो है हमारे पास वो अमृतकाल है। अमृतकाल, ग्रोथ विद इक्विटी एंड इनोवेशन, ये आ सकता है आगे। अब आते हैं आगे क्वेश्चंस पे। तो अब इससे पहले के क्वेश्चन लोअर के मेंस में प्री में पूछे गए थे। अब एफआरओ के प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमी से, वो हम देखते हैं। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट टू अचीव। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास जिसे हम बोलते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ग्रोथ बेनिफिटिंग ओनली द वेल्दी, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, वेल्दी को क्यों ही बेनिफिट दिया जाए। इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी नहीं है इंक्लूसिव ग्रोथ में। एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेंशियल सर्विस, ये तो नहीं ही होना चाहिए। तो इसका आंसर बी है, इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो समावेशी मतलब सबको साथ में लेकर चलने वाला जो डेवलपमेंट होता है, उसको हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सारी जो अपॉर्चुनिटी है उनकी एक्सेस सोसाइटी में सभी सेक्शंस को इक्वली मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियाज सेकेंड 5-year प्लान। तो सेकेंड 5-year प्लान जो था 56 से 61 तक था, और पीसी महालानुबिस जो है वो इसके आर्किटेक्चर थे। ठीक है, इसको महालानुबिस मॉडल भी कहते हैं। और इन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटाइज किया था। हैवी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर में जो है ₹48 बिलियन का अलोकेशन था, काफी ज्यादा था। और 4.5% की ग्रोथ इन्होंने मतलब एम किया था और अचीव की थी 4.27 की। और भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, यहाँ के जो स्टील प्लांट हैं, ये भी इसी प्लान में स्टैब्लिश हुए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट, अगर 5-year प्लान कहें हम, तो सेकेंड 5-year प्लान जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं इसमें, What are the 3 main component used to calculate Human Development Index। तो Human Development Index को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन से 3 मेन कंपोनेंट हैं। तो एक्चुअली में हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड होता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो ये तो होगा नहीं। फर्स्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड लिटरेसी रेट, ये भी नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, तो ये हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हेल्थ में देखी जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये हम हेल्थ में देखते हैं। एजुकेशन में हमारे पास जो है एजुकेशन, इन्होंने सिर्फ एजुकेशन ही लिखा है। हम 2 चीजें देखते हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और पर कैपिटा इनकम में हम देखते हैं जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। डीबी, पॉवर्टी रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, ये इसका आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैटेगरी एज पर
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लासिफिकेशन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये लगातार एक के बाद एक क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रखे हैं और एक ही पेपर में आ रखे हैं। देखो, तो 0 से 1 टोटल स्कोर होता है HDI में। तो अगर किसी का जो स्कोर है वो 0.8 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे वेरी हाई HDI है यहाँ पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ऐसे ही 0.7 से 0.799 तक हाई HDI कंट्रीज होते हैं, 0.55 से 0.699 तक मीडियम HDI कंट्रीज, और 0.55 से नीचे जो है वो लो HDI कंट्रीज होते हैं। तो इंडिया की जो अभी रिसेंट जो रैंक आई है वो थी 130 193 कंट्रीज में से, और स्कोर था हमारा 0.685। तो 0.685 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, 0.55 से लेकर के 0.699 के बीच में। तो हम मीडियम HDI में आते हैं, तो इसका आंसर C हो जाएगा, मीडियम। और जल्दी हम हाई में भी जाएंगे 0.699 को क्रॉस करके। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। Which 5-year plan focused on the growth and social justice and equality? सेकेंड क्वेश्चन सेम टॉपिक से 5-year plans। तो 9th जो 5-year plan था हमारे पास, जो कि 1997 से 2002 तक चला था, इसका फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 5-year प्लान पे है, सेम पेपर में तीसरा क्वेश्चन सेम टॉपिक से है। विच ऑफ द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया वाज टर्मिनेटेड बिफोर इट्स टारगेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन? तो कौन सा था जो पहले ही खत्म कर दिया गया था, कौन सी थी ऐसी पंचवर्षीय योजना? तो 5th जो 5-year प्लान था हमारे पास, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 5th 5-year प्लान जो 74 से 78 तक चला था, ये इसको टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट बदली थी, जनता दल की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसे टर्मिनेट किया था जो पुराना चल रहा था। नेक्स्ट आते हैं, द गदगिल फॉर्मूला यूज्ड इन 5-year प्लान वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो गदगिल फॉर्मूला जो था वो किस चीज से रिलेटेड था? 1969 में आया था और ये था एलोकेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट। तो इस जो हमारे स्टेट हैं उनको किस तरीके से सेंट्रल की असिस्टेंस एलोकेट होनी चाहिए, उसको किस तरीके से दिया जाए, जैसे आजकल फाइनेंस कमीशन करता है, तो ये गदगिल फॉर्मूला भी यही बताता था। तो ये क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। ये इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे, बाद में अब हम और टॉपिक से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।